हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट में स्वागत है आपका। हम लोग लाइव आ चुके हैं। सभी लोगों को बोलिए कि जुड़ जाएं। और आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई गुड इवनिंग, सब लोग जुड़ जाओ। गुड इवनिंग, कैसे हो? सब लोग बढ़िया हो? सब लोग चंगा सी? चलो ठीक है। हाँ, कल आप लोगों की समस्याओं का निदान नहीं हो पाया। आज प्रयास ये रहेगा कि ध्यान बीच बीच में देते रहें। डिस्प्ले छोटी होने के कारण कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं, और फिर पढ़ाने में जब इधर मन लग जाता है तो फिर इधर का ध्यान थोड़ा सा हट जाता है। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और उम्मीद है आप लोग आगे चल करके ऐसे सुझाव देंगे तो उसमें भी सुधार होगा। एक बड़ी डिस्प्ले के मैं जल्दी व्यवस्था करूंगा जिसमें आप लोग के कमेंट पढ़े जा सकें और उसका जवाब समय पर ही दिया जा सके। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या बात है? अरे ठीक है, हो गया। गुड इवनिंग। ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में। हम लोग कल पढ़े थे अक्षीय स्थिति में अगर कोनो बिंदु हो तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग निरक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को हेडिंग दिख रहा होगा, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर निरक्ष पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो वैद्युत द्विध्रुव मानना पड़ेगा ना, जैसे उसमें माने थे ऐसे इसमें भी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव भी है, आधा वही है, आधा में थोड़ा सा बदलाव करना है। आधा वही है जो पिछला कल पढ़ाए थे, सेम वही है। इसमें भी आपको सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे हम एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसका केंद्र क्या है? O है, और जिनके बीच की जो दो आवेशों -q और +q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l मीटर है। कितनी है वो? 2l मीटर है। तो सब एकदम क्रम से मानिए जैसे पिछला माने थे। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। तो हम पहले मान लिए कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए बी है जिसका परावैद्युतांक क्या है? वो जो ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। अब हमको ये भी लिखना पड़ेगा कि ये वैद्युत द्विध्रुव जो है वह किन किन आवेशों से मिलकर बना है। तो यह ठीक है, यह द्विध्रुव, इसके बारे में लिखिए। यह द्विध्रुव किससे बना है? -q तथा +q कूलाम, -q तथा +q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। अब ये तो लिख दिए
कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल के है। माना कि यह जो है यह द्विध्रुव -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। आई दोनों आवेशवा के बीच की दूरी क्या है, 2l है। तो यहां ये भी लिख दीजिए जिनके बीच की दूरी 2l मीटर है। जिनके बीच की दूरी कितना है, 2l मीटर है। ठीक ना। तो इतना चीज आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। अब इनके बीच की दूरी 2l मीटर है। अब अगर अच्छी रहता तो हम लोग इस पे ऐसे अक्ष खींचते, उस पर कोनो बिंदु लेते, लेकिन निरक्षीय स्थिति में निकालने के लिए बोल रहा है। तो निरक्ष हमने कहा था ना कि जो AB के मध्य बिंदु से सीधे लंबवत रेखा जाएगी AB के, वह क्या होगी, निरक्ष होगी। तो हमको निरक्ष पर ही कोई बिंदु लेना है। तो हम AB के निरक्षीय स्थिति में हम मान लेते हैं कि इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए मान लेते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव AB, माना वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से, देखिए भाई नीला वाला मार्कर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, अच्छा दे रहा है, चलिए ठीक है। तो हम कहे कि लाल वाले के तरह कहीं ये भी ना दिखाई दे। आप लोग लाल वाले का लाल कल पूरा हल्ला कर दिए कि लाल वाला बंद करिए, मत लिखिए। 2 लाइन लिखे थे, बाद में तो उसको बंदे कर दिए। लेकिन आज नीला वाले को भी कहीं आप लोग रिजेक्ट ना कर दे। तो चलिए नीला वाला दिख रहा है, थोड़ा सा काले वाले से कम दिखेगा, ये सही है। क्योंकि भाई आप 2 कलर में लिखने का थोड़ा ये तात्पर्य रहता है कि आप लोग का निगाह इसको और इसको अलग कर ले, तो इस नाते 2 कलर में लिखा जाता है। तो माना कि वैद्युत द्विध्रुव AB के कहां से, वो मध्य बिंदु से कितना दूरी पर, r दूरी पर, किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में या निरक्ष पर एक बिंदु क्या मानेंगे, P मानेंगे। माना कि वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु से स्मॉल r मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। यहां निरक्षीय स्थिति में भी लिख सकते हैं, निरक्ष पर भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना भाई। हम सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव मान लेंगे AB, फिर AB को ऐसे माध्यम में रखेंगे जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। फिर किससे बना है, -q +q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l मीटर है। माना कि AB के जो वैद्युत द्विध्रुव AB लिए हो ना, इसके केंद्र या सेंटर कह लो या मध्य बिंदु कह लो। माना कि AB के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम सबसे पहले जैसे कल कहे थे कि धन Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे,
और ऋण Q के कारण भी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो बस यहां तक तो ये तामझाम आप लोग लिख ही लेंगे। तो यहां से आ जाइए, तब लिखेंगे तब धन Q आवेश के कारण, धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की यहां लिख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। हम देखो धन Q के कारण जब निकालेंगे तो P पर E1 मानेंगे, और ऋण Q के कारण निकालेंगे तो E2 मानेंगे। अब फिर दोनों को जैसा होगा जोड़ घटा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एगो वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो धन Q आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 जो होगा, E का सूत्र होता है 1/4πε0 K Q/r²। तो यहां पर हो जाएगा E1 बराबर 1/4πε0 K Q बटे दूरी कितना है, यहां से इसकी दूरी कितनी है भाई, r² की जगह पर यहां से इसकी दूरी रखनी पड़ेगी। तो भैया देखो ये क्या है, विकोण है ना, ये अगर ये समकोण त्रिभुज है तो अगर हमको ये P से लेकर के और B तक की दूरी निकालनी रहे, B से P तक की, तो ये कितना हो जाएगा, करड़ी में ये कर्ण है तो करड़ी में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो लंब है r² प्लस l², तो ये हो जाएगा r² प्लस l²। होगा कि नहीं भाई, पाइथागोरस प्रमेय जानते हो ना। तो ये क्या है, B से P तक का जो दूरिया है r², हम चूंकि धन Q के कारण P पर निकाल रहे हैं तो सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 K Q/r²। तो दूरिया हम कहां से लेंगे, धन Q से P की दूरी लेंगे, तो ये दूरी r² नहीं होगी, ये दूरी ना r है, तो यहां से यहां तक की दूरी r के जगह पे हम क्या ले लेंगे, करड़ी में r² प्लस l² का होल² ले लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा वो r² प्लस l²। अब जब इसका वर्ग ले लोगे, इस दूरिया का वर्ग BP का वर्ग, तो ये करड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। अब कहेंगे सर जी यार काहे नहीं लिए, हमको ये दूरी लेना है ना, क्योंकि धन Q के कारण P पर निकाल रहे हो, तो ये दूरी लेना है, इसका वर्ग लेना है। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो ये जो कर्ण का वर्ग होगा वो लंब का वर्ग r² और धन l² के क्या होगा, बराबर होगा, या BP बराबर करड़ी में r² धन l²। तो ये जब हम इस दूरी का वर्ग यहां रखेंगे तो ये करड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो करड़ी हट गई, Q/r² की जगह पर इस BP का वर्ग लिख दिए, तो BP था करड़ी में r² प्लस l², तो इसका वर्ग लिख दिए। अब बात आती है कि धन Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तो निकाल लिए, लेकिन इसकी दिशा किधर होगी, तो दिशा सदैव जो होती है वो धन से ऋण की ओर होती है। तो कहेंगे कि इधर या ऋण कहाँ है, ये पता है ना कि धन से दूर होती है, तो ये धन है, तो इधर तो इसके तरफ तो होगी नहीं, तो इससे दूर जाओ तो B से P की ओर, यानी जो E1 की दिशा होगी वो किधर होगी, B से P की ओर। तो यहां दिशा भी लिख दो भाई, यहां दिशा हो जाएगी BP की दिशा में, B से P की दिशा में, चाहे BP की ओर लिख दीजिए। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। अब चलिए, अब इसी प्रकार ऋण Q आवेश के कारण, ऋण Q आवेश के कारण कहां पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकाल लीजिए। E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q बटे, अब ध्यान दीजिएगा,
यहां से ऋण Q के कारण जब बिंदु P पर निकालेंगे तो यहाँ ऋण धन ऋण से कोई मतलब होता नहीं है, हम Q ही लेंगे, चाहे धन हो चाहे ऋण हो हम Q लेंगे। तो ऋण Q के कारण जब निकालेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये भी कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R स्क्वायर। तो दूरी R के जगह यहाँ पे AP का वर्ग होगा ना, तो जितना ये BP है उतने ये AP भी तो है, ये भी तो भैया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। देखो होगा कि नहीं, ये R है ये L है, ये लंब है ये आधार है, तो ये इसका अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर AP होगा कि नहीं, विकर्ण है तो होगा ना। तो विकर्ण जो है AP, विकर्ण कर वो कर्ण, ये कर्ण है AP, तो ये आधार और लंब के वर्ग के अंडर रूट के बराबर होगा, योग के अंडर रूट के बराबर होगा। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से ये हम निकाल लिए AP का वर्ग, तो यहाँ चाहो तो आप AP का वर्ग लिख दो, लेकिन हम डायरेक्ट AP का वर्ग जब करेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का वर्ग सीधे रख देंगे, तो ये हो जाएगा Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसकी जो दिशा होगी, इसकी दिशा किधर होगी भाई, देखो ये माइनस है, अब माइनस प्लस चिन्ह खाली यही ना तो बताया गया था। इसकी जो दिशा होगी P से इस A की ओर होगी, क्यों, क्योंकि ऋण है ये, तो ऋण कहता है कि दिशा वैद्युत क्षेत्र की मेरे तरफ होगी, और धन कहता है कि हमसे दूर की ओर होगी, ठीक है ना। तो अगर एक को आवेश पता है तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अगर धन है तो उससे दूर की तरफ होगी, और ऋण है तो उसके तरफ होगी। तो यहाँ ये ऋण है, तो ये जो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा वो अपनी ओर करेगा, किधर करेगा, अपनी ओर। तो यानी P से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ E2 आएगी वह P से किधर की ओर होगी, A की ओर। तो यहाँ लिख दीजिए PA की ओर, PA की ओर कितना हो जाएगी वो, PA की ओर, PA की ओर, ठीक है। कौन सा बोतल पिए नहीं। चलिए अब ये हो गया भाई, हम धन Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए E1, किधर से किधर, B से P की ओर, इधरिया जा रहा है। अब ऋण Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए E2, यह P से किधर की ओर आ रहा है, A की ओर आ रहा है। अब बिंदु P पर दोनों की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकली हैं वह E1 और E2, देखो परिमाण में कोनो अंतर है नहीं, जितना ये है उतना ये भी है, लेकिन दिशा दोनों की क्या है, अलग अलग है। एगो तिरछा ऊपर जा रहा है, एगो तिरछा नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसी चित्र को हम यहाँ पे बना लिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो ये आपका E1 था, जैसे देखो यह B से P की ओर गया था, तो B से P की ओर इसको वेक्टर को बढ़ा देंगे तो ये E1 वेक्टर होगा कि नहीं। तो ये देखो P से वेक्टर बढ़ा दिए हैं तो ये E1 वेक्टर को प्रदर्शित कर रहा है। और ये P से नीचे की ओर था तो ये इसको तिरछा P से नीचे की ओर बना दिए E2 वेक्टर। अब यहाँ दो वेक्टर हो गए, एक E1 और एक E2, ठीक है ना, एक E1 और एक E2। अब ये बताओ बहू कि ये कोण आपका कितना है, थीटा है, कितना है, थीटा है। तो ये वाला कोण भी आपका ये थीटा ही होगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम E1 को क्या करेंगे, वियोजित करेंगे, E1 को क्या करेंगे, वियोजित करेंगे, तो जो इसका थीटा वाला घटक होगा, क्षैतिज घटक, वो E1 cos थीटा ये दिशा में आएगा, इधर यहाँ आ जाएगा। E1 का जो एक घटक होगा E1 cos थीटा वह है वेक्टरवा पे आ जाएगा इस दिशा में, और E1 का जो दूसरा लंबवत घटक होगा वो उसको ऊपर ले जाएगा, तो ये किधर होगा, ऊपर, ये लंबवत घटक हो जाएगा E1 sin थीटा। यही तरह से E2 का प्रभाव है, E2 के प्रभाव को दो वेक्टरों में वियोजित करेंगे तो एगो थीटा वाला जो घटक होता है वो सदैव कास होता है, तो ये E2 है तो इसका थीटा वाला घटक यहाँ पर इधर आ जाएगा, क्या, E2 cos थीटा। इस E2 का ये वाला घटक जो आएगा क्षैतिज दिशा में प्रभाव होगा वो किसके बराबर होगा, E2 cos थीटा के बराबर होगा, ठीक ना। अब ये जो इसका E2 का लंबवत घटक होगा E2 sin थीटा वो नीचे की ओर होगा, क्योंकि ये तिरछा ऐसे आया था तो इसका प्रभाव एक इधर होगा एक इधर होगा। तो
तो इस वाले का जो क्षैतिज घटक था E1 cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक था E1 sin थीटा, इस वाले का क्षैतिज घटक था E2 cos थीटा, इसका ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर था क्या E2 sin थीटा। यहां तक बात समझ में आई। अब ध्यान से देखिए, जितना E1 है उतना E2 है। देखो ना, जितना E1 का मान है उतने E2 का मान है। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन ये बराबर तो हैं, लेकिन एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत दिशा में लग रहे हैं। E1 sin थीटा ऊपर लग रहा है, E2 sin थीटा नीचे लग रहा है। यह नाते जब दोनों बराबर और विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जैसे मान लो अगर कोनो वस्तु हो, उस पर 10 न्यूटन उत्तर की ओर बल लगे और 10 न्यूटन दक्षिण की ओर बल लगे, तो उस पर परिणामी बल जो होगा, उस पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या होगा, शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ बल समान लग रहा है और विपरीत दिशा है, तो वहां पर वह वस्तु वहीं पर रह जाएगा, दोनों तरफ से दाब बराबर होगा, कहीं नहीं घिसके। तो यहां बिंदु P पर जो E1 का लंबवत घटक है E1 sin थीटा और E2 का लंबवत घटक E2 sin थीटा, ये बराबर तो हैं, परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दे रहे हैं, निरस्त कर दे रहे हैं। ठीक है ना। जबकि E1 का जो क्षैतिज घटक था E1 cos थीटा, इधर लगा रहा था, और जो E2 का क्षैतिज घटक था E2 cos थीटा, ये भी इधर लगा रहा था। तो जब E1 का क्षैतिज घटक भी इधर और E2 का क्षैतिज घटक भी इधर, तो दोनों का क्षैतिज घटक एक ओर ढकेल रहा है, तो बिंदु P पर परिणामी किधर लगेगा, E1 cos थीटा इसका वाला और E2 cos थीटा इसका वाला, दोनों जोड़ भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं P पर। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, यहां लिखेंगे स्पष्ट है कि E1 और E2 दोनों के परिमाण समान है। जो मान आया है ना E1 का, वही मान E2 का आया है। परिमाण समान है, परंतु दिशा दोनों की क्या है, अलग अलग है। अतः हम क्या करेंगे, E1 और E2 को हम उनके घटकों में, उनके दो घटकों में क्या कर लेंगे, वियोजित कर लेंगे। तो जब E1 को वियोजित करेंगे और E2 को वियोजित करेंगे, तो E1 और E2 का जो लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा है, यह एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगेंगे। इस नाते ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जबकि इसका क्षैतिज घटक, दोनों वेक्टरों E1 E2 के जो क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा हैं, वो क्या लगेंगे, एक ही दिशा में लगेंगे, अतः ये परस्पर जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के जोड़ के क्या होगी, बराबर आएगी, क्योंकि हई दोनों तो निरस्त हो गया, काम खत्म। तो P पर दोनों हई जोड़ भर रहे, एक E1 cos थीटा और एक E2 cos थीटा, तो कितना जोड़ हुआ, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता टोटल आएगी E1 cos थीटा धन E2 cos थीटा के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्पष्ट है कि थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, वो क्या करें, मजबूरी है। और आप लोग को हो सकता है ना दिखे, बड़ा तो दिख रहा है लेकिन छोटा वाला ना दिखे, लेकिन बोर्ड भी इतना बड़ा है, फिर भी जो है कि वो छोटा हो जा रहा है। स्पष्ट है कि E1 व E2 परिमाण में क्या है, समान है, परिमाण में समान हैं, परंतु दिशा में भिन्न है। ठीक ना। तो परंतु दिशा में क्या है, भिन्न है। इसका ये चीज अलग है इधर, बहु ये चीज इधर का अलग है। ठीक ना। तो स्पष्ट है कि E1 E2 परिमाण में समान है, जितना परिमाण इसका है उतना परिमाण इसका है, परंतु दिशा दोनों की अलग अलग है। E1 ए दिशा में है, E2 ए दिशा में है, एगो ईर घाट है, एगो बीर घाट है। ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे,
E1 E2 परिमाण में समान है, दिशा में भिन्न है, तो हम दोनों को उनके घटकों में तोड़ देंगे। E1 को भी एक इस घटक में क्षैतिज और एक लंबवत घटक में, E2 को भी एक क्षैतिज और एक लंबवत घटक में तोड़ देंगे। तो यहां पे लिखेंगे दोनों वेक्टरों को, चाहे दोनों के जगह आप लिख दो E1 व E2 को उनके घटकों में, ठीक है, उनके क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर दोनों के कौन से घटक, लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परस्पर, तो दोनों के लंबवत घटक परिमाण में, लंबवत घटक एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने से एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, जबकि क्षैतिज घटक समान दिशा में होने से परस्पर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि दोनों जो हैं, ये जो लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा या एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण ये परस्पर निरस्त हो जाएंगे, जबकि दोनों के क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या होंगे, समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होगी वह E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के योग के क्या होगी, बराबर होगी। तो सीधे यहां पे लिख दे रहे हैं तब थोड़ा सा इधर से लिखें, तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगा कि नहीं बहू। देखो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों एक दिशा में थे, तो E बराबर आपका हो जाएगा, यहां पे लिख दे रहे हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस E2 का मान कितना है, वही मान E2 का भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये होगा ना बहू। अब क्या करेंगे, E बराबर, अब दोनों सेम है, तो जैसे यक्स जोड़ते हो तो 2x होता है, तो वैसे ही दोनों जोड़ोगे तो ऊपर 2 का गुणा हो जाएगा, यानी ये जितना है उतना का दुगुना हो जाएगा। तो ये हम ऐसे कर देंगे, देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के
ये क्यू और क्यू जोड़ देंगे तो 2q हो जाएगा, तो 2q बटे 2q cos थीटा, यहां से cos थीटा अभी मान रख दीजिएगा, बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? आया? बोलिए, यहां तक समझ में आया? थोड़ा सा कैमरा डाउन कर दिया जाए ताकि नीचे का भी आपको दिखाई दे। तो चलिए देखिए, ये हो गया आपका 2q r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, E बराबर, अब थोड़ा सा यहां पे cos थीटा का मान निकाल लीजिए। तो चित्रवा से हमको देखने को मिलेगा, चित्र से यहीं किनारे पे निकाल लीजिएगा, चित्र से cos थीटा बराबर, अब देखो भैया, पहली बात तो यहां पर चित्र अगर आप देख रहे हो, ये आपका कोण कितना है, ये कोण आपका थीटा है, ठीक ना। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है, करड़ी में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो यहां पर लिख देंगे, दिखाई दे रहा है ना, किनारे लिख रहे हैं भाई, l बटे करड़ी में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, दिखाई दे रहा है ना। हाँ चलिए ठीक है, cos थीटा बराबर करड़ी में l बटे करड़ी में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब यहां हम किसका मान रखेंगे, cos थीटा का, तो यहां पर हो जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, 2q बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर गुणे cos थीटा का मान है l बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, यही है ना वो। चलिए ये मान हम रख दिए। अब इस चीज को थोड़ा सा हम इधर जगह बना ले रहे हैं, जगह का कमी हो गया है, ठीक ना। तो ये आप लोग का पूरा हो गया। अब हम ई का बनवा यही, अब ऊपरा क्या हो गया, 2ql कितना हो गया, अरे सॉरी ये करड़ी में था ना, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो जब करड़ी हटाएंगे तो cos थीटा का मान हो जाएगा l बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पर घाता 1 बटे 2, घाता नहीं मतलब घात, ठीक है ना। तो जब भी हम करड़ी हटाते हैं तो घात 1 बटे 2 होता, तो यहाँ l बटे करड़ी में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर था, तो इस पर घात कितना हो जाएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए हाई 2ql है, क्या है, 2ql है। तो 2ql हम आपको बताए थे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे E बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2ql के जगह पे क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, बटे P बटे, हाई देखिए हाई आ रहा है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पर घात 1, हाई है आधा, तो 1 और आधा को जोड़ेंगे तो 1.5 होगा, 1.5 को हम लिख सकते हैं, देखो आधार दोनों का समान है, इसका और इसका आधार क्या है, समान है। तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इसमें भी है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इसमें भी है, दोनों का आपस में गुणा हुआ है, तो इसका 1 घात और इसका आधा घात जोड़ लेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो 1 और आधा मिलके कितना होता है, 1.5 होता है। तो 1.5 का मतलब 3 का आधा, तो 3 बटे 2 घात नहीं हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पर घात टोटल कितना हो जाएगा, 3 बटा 2। अब बाबू समय आ गया है कि जब l स्क्वायर को क्या कर दिया जाए, नगण्य मान लिया जाए। कहेंगे कि हाँ यहाँ यल था एकरा को नहीं नगण्य माने, तो यल स्क्वायरवा को कहीं नगण्य माने, भेदभाव काहे को, भैया यल तो छोटा ही है,
लेकिन यल स्क्वायर उसका भी बहुत, उससे भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम गणना में एल स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, लेकिन यल छोटा है तो उसको नहीं मान सकते, उसका वर्ग कर देंगे। कल हम बताए थे कि जब हम कोई राशि ऐसी है कि जो छोटी है उसका वर्ग करते हैं तो वो और छोटी हो जाती है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि L इज लेस 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 देन R है, अतः यह नगण्य है। अतः इसे नगण्य ले सकते हैं, अतः इसे नगण्य ले सकते हैं। तो जब इसे नगण्य लेंगे, गणना नहीं करेंगे, इसको 0 मान लेंगे। देखो यहाँ इसलिए लिखे हैं चूंकि यल लेस 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 मतलब छोटा 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 है, किससे? R, यानी L जो है R से बहुत छोटा है, ठीक है। और कहा भी गया था कि दोनों आवेशों के बीच अल्प दूरी होनी चाहिए, अल्प दूरी पर ये दोनों आवेश स्थित होने चाहिए। तो यल तो बहुत कम होता है ना, तो यहाँ पर यल चूंकि R के तुलना में बहुत कम है, इस नाते यल स्क्वायर को, अतः यल स्क्वायर को, इसे नहीं, अतः यल स्क्वायर को नगण्य लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब एल स्क्वायर, यल छोटा है तो यल स्क्वायर तो और छोटा होगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? नगण्य ले सकते हैं। तो यहां जब हम इसकी गणना नहीं करेंगे तो 0 हो जाएगा। तब जो होगा E बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के अब P बटे R स्क्वायर पर घाते, अब भाई प्लस 0 का वर्ग करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो R स्क्वायर पर घाते कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? वो ये E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P बटा R स्क्वायर पर घाते 3/2 हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आप P बटा, थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आप P बटा R पर घात जो है ना, ये 2 घात के ऊपर घात है तो गुणा कर देंगे, 2 गुणे 3/2। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा कितना? फाइनल सूत्र लिख रहे हैं, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आप P बटे R क्यू। यही आपका क्या है? अंतिम सूत्र आया है। तो कई जगह घेर घार हो गया है, आप लोग को पसंद शायद नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या किया जाए, जगह ही यही है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। बहुत बड़ा टॉपिक है और शायद एक दिन इसी नाते इसमें एक पूरी क्लास ले लेता है, और ये परीक्षा में पूछता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, अच्छा नंबर भी देता है। तो आप ये मत घबराइए कि ये बहुत बड़ा है, बहुत इजी है, समझ लेंगे तो। सबसे पहले आपका हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहला काम वैद्युत द्विध्रुव को मानना। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? AB है, जिसका जो कहाँ पर स्थित है, अब कोनो कह देंगे कि फलाना है, तो ये पूछेगा ना, नाम के बाद तुरंत गांव पूछते हैं लोग। तो ये जो मानोगे कि वैद्युत द्विध्रुव AB है तो तुरंत इसका नाम, ये कहाँ पर स्थित है? K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। तो माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। अब कहेंगे कि किससे किससे बना है? तो -Q और +Q से क्या है? बना है। अब कहेंगे कि -Q और +Q के बीच में दूरी कितनी है? तो -Q और +Q के बीच की दूरी 2L मीटर है। ये सब माना गया है ना। ये परिचय, मतलब जो आप फिगर बना रहे हो या वैद्युत द्विध्रुव जानते हो तो उसका परिचय करा दो। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, और यह -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 2L मीटर है। तो ये तो परिचय हो गया कि ये बाबू वैद्युत द्विध्रुव का दूल्हा का परिचय हो गया। अब करना क्या है? शादी। तो यहाँ पर हमको
वैद्युत द्विध्रुव के किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में वो? निरक्षीय स्थिति में, या इसकी यानी निरक्ष पर कौन बिंदु P लेना है। तो माना कि वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से, यहीं से ना लिखे हैं कि माना कि वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से कितना दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर। कौने जगह पर? निरक्ष पर। तो माना कि वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में या निरक्ष पर एक बिंदु क्या है? P है, जहां पर EAB का बिया होगा। बिया होगा। AB के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है ना। यानी वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना उत्पन्न हो रही है बिंदु P पर, वही हमको क्या करना है? निकालना है। यही AB का ससुराल है, यहीं पे इसका शादी हुआ है, तो यहीं पे इसका प्रभाव क्या करना है? ज्ञात करना है। समझ में आया? तो सबसे पहले AB का परिचय करेंगे। भाई इसका AB वैद्युत द्विध्रुव का नाम क्या है? AB। कहाँ से है? के प्रावृत्तांक वाले माध्यम किससे बना है? -q + q से, ठीक है। क्या करना है? शादी, मतलब इसके वैद्युत इसके निरक्षीय स्थिति में, यानी ये दोनों के कपड़ा पे यहाँ पर कहीं पे इस बिंदु P ले लेंगे निरक्षीय रेखा पर, वहीं पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो माना कि इसके AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतना तो यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि धन Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकाल लेंगे, ऋण Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकाल लेंगे। तो सूत्र होता है E = 1/4πε0 के Q/r²। तो दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी √ में r² + l² थी, तो जहां दूरी r² करते हैं वहां पे दूरी क्या कर देंगे? r² + l²। करड़ी में जो था उसका वर्ग कर देंगे, तो जब वर्ग करेंगे तो करड़ी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। इसकी दिशा किधर होगी? धन से ऋण की ओर, यानी B से P की ओर। तो इसी तरह से E1 भी निकाल लेंगे। ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये E2 भी वही आएगा जो E1 आया था, इसका भी सूत्र वही होता है 1/4πε0 के Q/r²। तो दूरिया जितना इसका है उतना इसका भी था, तो यही दूरी यहाँ भी इसका वर्ग रख देंगे, तो सेम आ गया दोनों। लेकिन इसकी दिशा किधर होगी? माइनस की ओर होगी, यानी P से किधर की ओर? A की ओर। ये बुला रहा है, ठीक है ना। कहाँ बुला रहा है? अब जाहिर सी बात है कि शादी करने लड़का तो लड़की वाले के घर जाएगा, तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? ऋण की ओर। और कहाँ से? धन से, ठीक है ना। तो ये चीज कभी मत भूलना कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धन से दूर की ओर होती है, ऋण के तरफ होती है। जैसे सदिया में बारात किधर जाती है? लड़के के घर से दूर जाती है और लड़की के घर के तरफ आती है। वही तरह से क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी धन से दूर की ओर और ऋण के तरफ। तो यहाँ पर धन Q के कारण जब P पर निकाले थे तो ये धन Q से दूर की ओर, यानी B से P की ओर था। और जब ऋण Q के बिंदु पर निकाले थे तो इधर किधर था? P से A की तरफ, पिया की तरफ। तो ये हो गया BP की ओर और PA की तरफ। यहाँ पर ये एक बात बताइए, E1 E2 दोनों समान है, किसमें? मात्रा में, यानी परिमाण में, लेकिन दिशा दोनों की ठीक समान नहीं है, ठीक है ना। अब क्या है? हमने लिखा स्पष्ट है कि E1 E2 परिमाण में समान है, परंतु दिशा में क्या है? भिन्न है। E1 E2 को अब हम क्या करेंगे? जब E1 E2 को दिशा में समान है, परिमाण में समान है, दिशा समान नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? जैसे जब शादी होती है तो क्या करते हैं? पंडित जी पहले नाम से मिलाते हैं, फिर नाम से नहीं मिलता है तो राशि के नाम से मिलाते हैं। तो वही चीज़ है, यहाँ पर ये दोनों का परिमाण क्या है? समान है, लेकिन दिशा समान नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? इनकी दिशा को समान करने के लिए इनके वेक्टरों को वियोजित कर देंगे,
जैसे उन नामों को वियोजित कर देते हैं, राशि के नाम से लगते हैं मिलाने, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ये दिशा दोनों की क्या लिखे हैं, परंतु दिशा में भिन्न है, अतः E1 E2 को उनके क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर देंगे। E1 को भी इसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में तोड़ देंगे, E2 को भी इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में तोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, E1 E2 को उनको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर दोनों के लंबवत घटक, ये दोनों का, E1 का एक लंबवत घटक E1 sin थीटा और E2 का लंबवत घटक E2 sin थीटा, ये दोनों बराबर हैं, परंतु क्या है, विपरीत दिशा में है। तो वही हमने लिखे हैं, E1 E2 के को क्षैतिज ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर दोनों के एक दूसरे दोनों के जो लंबवत घटक हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने से एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, जबकि क्षैतिज घटक समान दिशा में होने से परस्पर जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा, जब हम इनको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में E1 और E2 को तोड़ेंगे तो जो विपरीत दिशा में था वह निरस्त हो गया लंबवत घटक, इसका लंबवत घटक E1 sin थीटा, इसका लंबवत घटक E2 sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में थे, ये निरस्त हो गए, इनकी कहानी खत्म हो गई। लेकिन दोनों का जो क्षैतिज घटक था, E1 का क्षैतिज घटक इधर की तरफ E1 cos थीटा और E2 का क्षैतिज घटक E2 cos थीटा, ये दोनों समान दिशा में थे, अतः ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जब दोनों जुड़ करके जोड़ लगाएंगे कहाँ पर, बिंदु P पर, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E बराबर E1 cos थीटा, यानी E1 का ये वाला कास वाला वेक्टर अधन E2 का कास वाला वेक्टर, तो E वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता जब हम निकालेंगे E बराबर, तो E1 cos थीटा, कुछ है ही अपना जोड़ इधर की तरफ कांख रहा है, कुछ है वाला इधर की तरफ कांख रहा है, तो E बराबर E1 cos थीटा धन E2 cos थीटा। अब क्या हो जाएगा, तो E बराबर E1 का मान यहाँ से रख दीजिए 1/4πε0 के Q/r² प्लस L स्क्वायर, कास थीटा है, E2 का भी मान रख देंगे 1/4πε0 के Q/r² प्लस L स्क्वायर। अब दोनों ये क्या है, समान है। अरे यार यहाँ पे कास थीटा छूट गया है, चलिए आप लोग बता दिया करिए, हालांकि मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन ध्यान दूंगा तो जरूर। गलतियां तो मिलेंगी, जब दोहराया जाएगा कहीं छोटी मोटी गलती रहेगी तो मिल जाएगी। तो ये दोनों को अब जब हम जोड़ेंगे तो ये जितना ये है उतना ये भी है, तो जैसे यक्स यक्स जुड़ करके 2 यक्स हो जाता है, दुगुना हो जाता है, वैसे इतना और इतना जोड़ेंगे तो हम ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, ये पूरा लिख लेंगे और ऊपर हम 2 से गुणा कर देंगे, यानी दुगुना कर दिए, तो जुड़ करके ये दुगुना हो गया, तो ये Q था तो ये 2Q हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, तो 2Q हो गया। अब कास थीटवा का मान है, चित्रवा से देखो, चित्रवा से आपको दिखाई दे रहा है, खई थीटा है क्या है, आधार है क्या है, कर्ण है, तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा कास थीटा आधार है यल, कर्ण है कर्णी में r² प्लस L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कास थीटा बराबर यल बटे कर्णी में r² प्लस L स्क्वायर। कर्णी हटा देंगे तो 1/2 घात लगा देंगे, कर्णी जब भी हटाते हैं तो 1/2 घात लगाते हैं, ठीक है। तो अब आ जाइए यहाँ पे कास थीटा का मान रख देंगे यल बटे r² प्लस L स्क्वायर पे घाते 1/2 लिख देंगे। अब इस चीज को देखिए, ये दोनों का जो हर है, हर में r² प्लस L स्क्वायर पे घात 1 है और ये 1/2 है, तो इसको जोड़ करके यहाँ 3/2 कर देंगे। अब कहेंगे खै P कहाँ से आ गया, ये P कहाँ से आ गया बिना न्योता का मेहमान, तो भैया 2QL आपको पढ़ाया गया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2QL, तो यहाँ 2Q और ऊपर L का जब गुणा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, जहाँ P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो यह 2QL मिल करके हो गया P। अरे यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये हो गया P, और ये जो घतवा था ये दोनों को जोड़ दिए तो घतवा हो गया 3/2। अब चूंकि यल जो है बहुत छोटा है,
आर से, तो यल स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे, यल स्क्वायर को 0 कर देंगे, तो ये आर पे स्क्वायर पे घाते 3/2, तो देखो यहाँ लिखे है ना आर पे स्क्वायर पे घाते 3/2। अब घात के ऊपर घात जब रहता है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 2 × 3/2 यानी 2 का 3/2 में गुणा कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, आर पे घात कितना हो जाएगा 3, तो यही लिख दिए हैं फाइनली E बराबर 1/4πε0 के P/RQ। यही जो है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ठीक है, इतना बड़ा टॉपिक था, लगभग 50 मिनट लग गया हम लोग को इसको क्लियर करने में। आप लोगों की डिमांड पर मैं आगे भी और ज़्यादा जो है लाइव आया करूँगा। अभी हमको फर्स्ट ईयर की भी क्लास लेनी है, तो फर्स्ट ईयर की क्लास और सेकेंड ईयर की क्लास प्लस ऑफलाइन क्लास थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट जैसे जैसे आप लोग की परीक्षा नज़दीक आ जाएगी और मेहनत किया जाएगा और 3-3 घंटे की मैराथन क्लास चला देंगे, जिससे आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। परीक्षा में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल और केवल लाइव जुड़े रहिएगा, पर डे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। निश्चित तौर पर परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। और जितना भी परीक्षा में क्वेश्चन आंसर आएंगे तो क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी कराऊंगा। जितना भी क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं उनकी एक श्रृंखला बना दूंगा, क्वेश्चन आंसर सीरीज 1, क्वेश्चन आंसर सीरीज 2, क्वेश्चन आंसर सीरीज 3, 4, ऐसे करके एक श्रृंखला वाइज चलाऊंगा। फिर प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो आप लोग को अब टेंशन छोड़ देना है, बस केवल जुड़े रहना है और मेहनत करते रहना है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।